सोचिए, आज से हजारों साल पहले रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसी सभ्यता पनप रही थी जिसने कुछ ऐसा बना दिया जो आज भी हमारी समझ से परे हैं। आसमान छूते पिरामिड, ये मिस्र की सभ्यता थी। और उनके ये स्मारक आज भी हमें हैरान करते हैं और एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करते हैं। सवाल यही है कि ये सब हुआ कैसे। मतलब ना पहिए थे, ना लोहा, ना ही आज की कोई मशीन। तो फिर ये चमत्कार बना तो बना कैसे। ये एक ऐसी पहेली है जिसने आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को उलझा रखा है। देखिए, पिरामिड की कहानी को समझने के लिए ना हमें उससे भी पहले जाना होगा, उस माहौल को समझना होगा जिसने इस सभ्यता को गढ़ा। और ये कहानी पिरामिड से नहीं बल्कि एक बहुत बड़े क्लाइमेट चेंज से शुरू होती है। आज जिसे हम सहारा रेगिस्तान के नाम से जानते हैं, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। यकीन मानिए, एक जमाना था जब ये एक हरा भरा इलाका था। लेकिन फिर पृथ्वी की धुरी में बस जरा सा बदलाव आया और सब कुछ बदल गया। मॉनसून का रास्ता बदल गया और वो हरी भरी जमीन धधकती रेत में तब्दील हो गई। और वहां रहने वाले लोगों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा, नील नदी की तरफ भागना। तो जब ये कबीले अपनी जान बचाकर नील नदी के किनारे पहुंचे तो उनका स्वागत एक और मुसीबत ने किया। हर साल नदी में एक भयंकर बाढ़ आती थी जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाती थी। शुरू में तो एक भयानक श्राप जैसा लगा, लेकिन जब बाढ़ का पानी उतरा तो वो अपने पीछे एक खजाना छोड़ गया, दुनिया की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी। और यहीं पर उन लोगों ने अपना दिमाग लगाया, वो दिमाग जिसने उन्हें दुनिया का पहला महान इंजीनियर बना दिया। उन्होंने देखा, अरे बाढ़ के बाद जो मिट्टी बचती है उसमें तो जंगली अनाज अपने आप उग रहा है। तो क्यों ना हम खुद ही बीज बोएं और बाढ़ के पानी को नहरों और बांधों से रोक लें। बस इसी एक आइडिया ने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। वो शिकारी से किसान बन गए। और इस खेती से जो एक्स्ट्रा अनाज पैदा हुआ वो सिर्फ खाना नहीं था, नहीं, वो इतिहास की पहली दौलत थी, पहला असली पैसा। यही वो इंजन था जिसने मिस्र के समाज को ताकत दी, और यही वो पैसा था जिसने आगे चलकर उन अकल्पनीय चीजों को हकीकत बनाया। तो अब समाज बस चुका था, पैसा भी था। अब वो कुछ बड़ा, कुछ अविश्वसनीय बनाने के लिए तैयार थे। तो चलिए अब बात करते हैं उनकी सबसे बड़ी पहचान की, पिरामिड की, जो आज भी गणित और इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। जरा इस नंबर को देखिए, 23 लाख। गीजा के महान पिरामिड को बनाने में 23 लाख भारी भरकम पत्थर लले। हर एक पत्थर का वजन कई टन था। आज की आधुनिक मशीनों के साथ भी इस स्केल को समझना लगभग नामुमकिन है। और ये सिर्फ पत्थरों की गिनती की बात नहीं है। इसकी ऊंचाई देखिए, 481 फीट, मतलब आज की 50 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची। और पता है, लगभग 3800 सालों तक धरती पर इससे ऊंची कोई भी इंसानी बनावट नहीं थी। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है, बाहर रेगिस्तान की गर्मी चाहे 50 डिग्री तक पहुंच जाए, पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा, जी हां, हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस पर बना रहता है। ये एक तरह का नेचुरल एयर कंडीशनर है जिसका राज वैज्ञानिक आज तक पूरी तरह नहीं सुलझा पाए हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब किया कैसे गया। 50 टन के पत्थर 800 किलोमीटर दूर से कैसे लाए गए? इसका जवाब था नील नदी की बाढ़ और बड़ी बड़ी नावें। जमीन पर लाने के लिए पहिए तो थे नहीं, तो उन्होंने लकड़ी के स्लेज बनाए और रेत पर पानी डालकर फिसलन पैदा की। और ये काम कौन कर रहा था? कोई गुलाम नहीं, बल्कि हुनरमंद कारीगर और किसान जो मिलकर काम कर रहे थे। और पत्थरों को जोड़ा कैसे? एक ऐसे मसाले से जो इतना बारीक है कि आज भी पत्थरों के बीच एक ब्लेड नहीं जा सकता, और उसका फॉर्मूला आज भी एक राज है। पर यह सिर्फ जमीनी इंजीनियरिंग का कमाल नहीं था, ये तो आसमानी इंजीनियरिंग थी। गीजा के जो 3 पिरामिड हैं, उनका लेआउट आसमान में मौजूद ओरियन बेल्ट के 3 तारों से एकदम सटीक मिलता है। मतलब उन्होंने एक तरह से जमीन पर सितारों का नक्शा बना दिया था। तो ये सब तो ठीक है कि कैसे बनाया, पर इससे भी बड़ा सवाल है, क्यों? इतना सब कुछ करने की जरूरत क्या थी? इसका जवाब हमें उनकी सोच में मिलता है, जीवन और मृत्यु के बारे में उनके गहरे विश्वासों में। देखिए, मिस्र में फ़ायरो सिर्फ एक राजा नहीं था, वो धरती पर एक चलता फिरता भगवान था। और लोगों का मानना था कि मरने के बाद फ़ायरो की आत्मा सूर्य देवता राज से मिलने जाती है। लेकिन इसके लिए एक शर्त थी, अगर उसके शरीर को सही सलामत नहीं रखा गया तो पूरी दुनिया में तबाही आ जाएगी, चारों तरफ केओस फैल जाएगा। और इसी डर ने जन्म दिया ममी बनाने की कला को। ये एक बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस था।
सबसे पहले एक हुक से नाक के रास्ते दिमाग को निकाला जाता था, फिर शरीर में चीरा लगाकर अंदर के अंग निकाल लिए जाते थे, सिवाय दिल के। इसके बाद शरीर को 40 दिनों तक एक खास तरह के नमक में सुखाया जाता था और आखिर में उस पर तेल लगाकर हजारों मीटर लंबे लिनन के कपड़े में कसकर लपेट दिया जाता था। मकसद साफ था, शरीर को हजारों सालों तक महफूज रखना। पर इन शानदार पिरामिडों के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। ये रेगिस्तान के बीचों बीच खजाने का खुला न्योता थे, और हुआ भी वही। वक्त के साथ लगभग सारे पिरामिड्स लूट लिए गए। इसीलिए बाद के फ़ारों ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने पिरामिड की जगह छिपी हुई घाटियों में मकबरे बनवाने शुरू किए, जैसे कि राजाओं की घाटी। और हजारों साल बाद 1922 में हॉवर्ड कार्टर नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट को वहीं पर तूतनखामुन का लगभग अनछुआ मकबरा मिला था। लेकिन मिस्र की कहानी सिर्फ पिरामिडों और मम्मी तक ही सीमित नहीं है। उनकी सभ्यता की गहराई तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। मिसाल के तौर पर आर्कियोलॉजिस्ट्स को समंदर के नीचे डूबा हुआ एक पूरा शहर मिला है, हेराक्लियन। उनके मंदिरों की दीवारों पर ऐसी नक्काशी मिली है जो हूबहू आज के लाइट बल्ब जैसी दिखती है। वो जटिल सर्जरी करना जानते थे और फफूंद यानी एक तरह का एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते थे। और ये बात तो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, उस जमाने में मिस्र में औरतों को अपनी संपत्ति रखने, व्यापार करने और तलाक देने का अधिकार था। ये ऐसे अधिकार थे जो दुनिया के बाकी हिस्सों में सदियों तक किसी ने सुने भी नहीं थे। और ऐसा नहीं है कि ये सब इतिहास की बातें हैं, कहानी आज भी चल रही है। 21वीं सदी में मिस्र के रहस्य आज भी एक एक करके हमारे सामने आ रहे हैं। और यह हमें वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, महान पिरामिड का रहस्य। जब इसे खोला गया तो अंदर क्या मिला? कुछ नहीं, वो पूरी तरह से खाली था। ना कोई ममी, ना कोई खजाना, दीवारों पर एक निशान तक नहीं। तो फिर सवाल वही है, एक खाली कमरे के लिए 23 लाख पत्थरों का पहाड़ क्यों खड़ा किया गया? आज वैज्ञानिक इस राज को खोलने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉस्मिक किरणों की मदद से स्कैनिंग की गई तो पता चला कि पिरामिड के अंदर एक बहुत बड़ा 30 मीटर लंबा छिपा हुआ कमरा है, जिसे बिग वॉइड नाम दिया गया है। और जब एक छोटे से रोबोट को एक पतली सी सुरंग में भेजा गया तो उसे एक पत्थर का दरवाजा मिला। और जब उस दरवाजे को ड्रिल करके देखा गया तो उसके पीछे क्या था? एक और दरवाजा। और यहीं आकर कहानी रुक जाती है। इन आखिरी दरवाजों के पीछे क्या है? क्या वहां कोई खजाना है, कोई भूला हुआ ज्ञान, या कोई ऐसा राज जो हमारे इतिहास की समझ को हमेशा के लिए बदल दे? शायद ये एक ऐसा रहस्य है जो हमेशा के लिए पत्थर के इस पहाड़ में दफन रहेगा।